Hello, dear students. Today, in the series of online classes, we will discuss about clinical features and diagnosis of congenital heart diseases. As such, we have discussed about the basics of congenital heart diseases and etiology and its classification. Now, what are the most commonest clinical features present in congenital heart disease and how we diagnose congenital heart disease, the basic criteria for diagnosis of congenital heart disease. Today we will discuss on these topics. Clinical feature, usually there is not unique clinical features in all the CHDs. सभी CHDs में अलग अलग clinical features हो सकते हैं, जैसे cyanotic congenital heart disease में cyanosis will be a common feature and clubbing may be there. While in acyanotic congenital heart disease, cyanosis will not be there. Left to right shunt will produce respiratory infections. Every CHD can have its own different features. It depends on the type of the CHD कि किस तरह के क्लिनिकल फीचर्स उसमें रहेंगे और क्लिनिकल फीचर में वेरी विद द एज न्यूनेट्स में इन्फेंट्स में और ओल्डर चाइल्ड में जो है clinical feature may be different in the same congenital heart disease and newborn period में जो है the clinical feature में भी subtle जो है सटल होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं एंड डायग्नोसिस में नॉट बी इजी और समटाइम द क्लिनिकल फीचर मे बी ओवरलैप्ड विद द clinical feature of other organ system involvement like cyanosis in early infancy, early neonatal period. It may be due to respiratory causes and it may be due to cardiac causes. तो overlapping भी हो सकती है क्लिनिकल फीचर्स में अर्ली एज में न्यूबॉर्न्स में न्यूनेट्स में तो वहाँ पे डायग्नोसिस इसलिए हमारे को टफ हो जाता है तो कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो साइनोटिक हार्ट डिजीज में जैसे हमने बात करी साइनोटिक हार्ट डिजीज में द मोस्ट कॉमनेस्ट फीचर विल बी साइनोसिस तो साइनोसिस क्या होता है साइनोसिस इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन और म्यूकोजा ड्यू टू फॉल इन ऑक्सीजन सैचुरेशन इन द ब्लड जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में फॉल करता है इस कारण से जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है that will impart a bluish discoloration to either skin or mucosa that is known as cyanosis तो साइनोसिस डिपेंड करेगा दो चीज़ों पे एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है ब्लड में और दूसरा HB कितना है अगर HB बहुत कम है तो साइनोसिस विल नॉट अपीयर तो to cyanosis to be present clinically it requires at least 4 to 5 gram of the HB per deciliter to be desaturated जो है ऑक्सीजन से अटैच नहीं हो इतना कंसंट्रेशन तब जाके जो है साइनोसिस अपीयर होता है तो जिसमें HB कम होगा तो उसमें साइनोसिस अपीयर ही नहीं होगा लेट अपीयर होगा सैचुरेशन बहुत ज़्यादा फॉल करने पे अपीयर होगा तो साइनोसिस कैन बी पेरिफेरल और कैन बी सेंट्रल पेरिफेरल जब पेरिफेरीज में साइनोसिस होगी तो उसको पेरिफेरल बोलते हैं एंड पेरिफेरल साइनोसिस का कॉज न्यूनेटल पीरियड में मेनली इट इज ड्यू टू कोल्ड कि कोल्ड पेरिफेरी होने के कारण all the newborns are born with peripheral cyanosis. So peripheral cyanosis beyond first 20 minutes with the SpO2 less than 90% is indicative of congenital heart disease if respiratory causes are not there. और दूसरा जो है central cyanosis will always indicate congenital heart disease if respiratory causes are excluded. तो रेस्पिरेटरी कॉजेज को एक्सक्लूड करना जरूरी है अगर रेस्पिरेटरी कॉज है और सेंट्रल साइनोसिस है सेंट्रल साइनोसिस कहाँ होगी सेंट्रल साइनोसिस जो है फिंगर्स में टोज में तो होगी साथ में म्यूकोजा में टिप ऑफ द टंग और सारी जगह जो है लिप्स पे देखने को आपको मिलेगी दैट इज सेंट्रल साइनोसिस और सेंट्रल साइनोसिस जो है रेस्पिरेटरी और कार्डिक दोनों कॉजेज से हो सकती हैं तो रेस्पिरेटरी कॉज अगर हमने एक्सक्लूड कर दिया है और साइनोसिस है सेंट्रल तो इट विल बी ड्यू टू cardiac cause
और इंडियन सिनेरियो में साइनोसिस में रिमेन अननोटिस्ड। उसमें दो कारण हो सकते हैं, एक तो डार्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ इंडियंस, इट मे मास्क द साइनोसिस, एंड सेकंड वन इज एनीमिया, जो हमने पहले भी बात कर ली कि एनीमिया में मास्क साइनोसिस। देन सेकंड जो कॉमन क्लिनिकल फीचर मिलते हैं वो और मिलते हैं रिलेटेड टू फीडिंग एज वेल एज ग्रोथ। तो प्रॉब्लम ड्यूरिंग फीडिंग जो है कॉमन क्लिनिकल फीचर है ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो उसमें स्लो फीडिंग या फीडिंग करते वक्त इजीली जो है टायर हो जाना, थक जाना, जिसका पता चलता है कि रुक रुक के वो फीड कर रहा है, या फीडिंग करते वक्त जो है पर्सपायरेशन होना, फोरहेड पर्सपायरेशन होना, और टेकिंग रेस्ट ड्यूरिंग फीड्स, तो वो इंडिकेट करता है कि एग्जर्शन हो रहा है, उसको फीडिंग करने से भी एग्जर्शन हो रहा है जिसके लिए वो रेस्ट ले रहा है। और एग्जर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको जो है वो सीसीएफ के लिए प्रोन है, कैटेकोलामीन्स ज़्यादा सिक्रेट हो रही हैं, तो उस कारण से जो इजीली फटीग हो जा रहा है। तो पुअर ग्रोथ रेट फॉर एज विद वेट लेस देन फिफ्थ परसेंटाइल एक और इंडिकेटिव रहता है कि सीएसडीज हो सकती हैं, जिस कारण से और फीचर नहीं है, बट ग्रोथ रेट पुअर है। और जो वेट है उसका, यूजली वेट इज मोर ऑफन अफेक्टेड इन सीएसडीज वाइल हाइट इज पेयर्ड। हाइट की ग्रोथ पे कोई अंतर नहीं आता, बट वेट जो है अफेक्ट होता है, और यूजली वेट विल बी लेस देन फिफ्थ परसेंटाइल फॉर द एज। एंड थर्ड जो कॉमन फीचर्स मिलता है, इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और ये मिलता है लेफ्ट टू राइट सन्स में। जो सेकंड फीचर की बात करी थी हमने, जो ग्रोथ फेल्योर की है, वो दोनों में ही हो सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों में हो सकती है। बट फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वो मिलते हैं लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट साइडेड ब्लड जो है राइट साइड से होते हुए पुलनरी बेड में जाता है। हाई फ्लो रेट होने के कारण वहाँ पुलनरी एडिमा और लीकेज ऑफ फ्लूइड, और जिस कारण से जो है इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फ्रिक्वेंट होते हैं, सीवियर होते हैं, डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं, एंड मोस्टली लेफ्ट राइट शंट देखने मिलते हैं। और सीएसडी का डायग्नोसिस ही इन इन्फेक्शन के कारण कई बार होता है कि बार बार निमोनिया के लिए आ रहा है, और जब निमोनिया के लिए आया, आपने अस्कल्टेट किया और वहाँ पे हार्ट में आपको मरमर मिले, और तब जाके आपने सीएसडी डायग्नोस किया। तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ द लाइफ इज इंडिकेटिव ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट। जैसे निमोनिया जब मोर देन 3 times पर ईयर हो रहा है, और वहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बच्चा नहीं है, तो सेकंड जो इटियोलॉजी या फर्स्ट इटियोलॉजी सीएसडी है, और सीएसडी नहीं है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बेबी में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, उनमें जो है रिकरेंट निमोनियाज देखने को मिल सकता है। देन अदर थिंग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगी, इट विल बी टैकिपनिया। टैकिपनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और दूसरा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिसके साइंस जो है इसमें दिखाए, फ्लेयरिंग ऑफ एलानिजाई और चेस्ट में रिट्रैक्शंस। तो टैकिपनिया कब बोलते हैं हम? व्हेन रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 60 पर मिनट इन अर्ली इन्फेंसी अप टू द एज ऑफ 2 months। तो 2 महीने तक के बच्चे में 60 से ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट है तब, 2 महीने से 1 साल के बच्चे में 50 से ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट है पर मिनट तब, और अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो उसमें 40 से ज़्यादा अगर रेस्पिरेटरी रेट है तो हम उसको टैकिपनिया मतलब इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट बोलेंगे। अगर वो है तो देयर में बी रेस्पिरेटरी कॉजेज ऑफ टैकिपनिया एज वेल एज देयर में बी कार्डियक कॉजेज, और देयर में बी other causes, but most often respiratory and cardiac causes will be there of tachypnea। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में जो है यूजुअली इसको स्पॉट करते हैं हम सब कोस्टल एंड इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, जैसे कि सेकंड वाली पिक्चर में दिख रहा है कि इंटरकोस्टल रिसेशन और सब कोस्टल रिसेशन हो रही है। और फ्लेयरिंग ऑफ एला नेजाई जो फर्स्ट पिक्चर में, फर्स्ट उसमें एनिमेशन में दिख रहा है कि एला नेजाई जो नॉस्ट्रिल्स हैं वो फ्लेयर कर रहे हैं, जो कि इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी एफर्ट को इंडिकेट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जब बच्चा होता है तो दोनों साइन आपको, या तीनों साइन आपको देखने को मिलते हैं।
तो ये कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स थे कि साइनोसिस हो सकती है, फेलियर टू थ्राइव वाली कंडीशन की वेट गेन नहीं कर रहा है, या इजी फिटिकेबिलिटी ओल्डर चाइल्ड में जो है एफर्ट इंटॉलरेंस या एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की थोड़ा सा भी खेलता है तो थक जाता है बच्चा, जो कि लेफ्ट टू राइट शंट्स में ज़्यादा कॉमन मिलता है। या फिर जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कम जा रहा है तो उसमें भी जो एफर्ट इंटॉलरेंस होगा, मेटाबॉलिक एजिटेशन है और टेक्सटिनोसिस है, जहाँ पे सिस्टमिक ब्लड फ्लो इम्पेयर हुआ है, सिस्टम में ब्लड नहीं जा रहा तो नेचुरली जो है वो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस उसमें भी आएगा। तो इस तरीके के फीचर्स होंगे जो कि हम आगे हर एक सीएसडी में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे, अगर वो देखने को मिलते हैं तो वी शुड सस्पेक्ट सीएसडी। और जब सस्पेक्ट करेंगे तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको क्या क्या करना है। तो डायग्नोसिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। वो किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस इन्हीं तीन चीज़ों पे जो है बेस्ड रहती है, हिस्ट्री को साथ में मिला के। तो सिम्टम्स की हमने बात कर ली कि इट इज़ अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सीएसडी। अगर साइनोटिक है तो साइनोसिस होगा, साइनोटिक नहीं है तो और फीचर्स मिल सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में जो है हमको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो पेरिफेरल साइंस हैं, जैसे साइनोसिस है, क्लविंग है, या फेलियर टू थ्राइव है, या और भी बहुत सारे पेरिफेरल साइन अकॉर्डिंग टू कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज मिल सकते हैं। जैसे एक डिफरेंशियल साइनोसिस होती है कि लोअर लिम्स में साइनोसिस है, अपर लिम्स में नहीं है, या अपर लिम्स में है लोअर लिम्स में नहीं। इस तरीके से जो डिफरेंशियल साइनोसिस है। देयर आर सो मैनी अदर फीचर्स इन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो एक एक की बात कर सकते हैं वहाँ पे। देन एंथ्रोपोमेट्री भी सीएसडी वाले बच्चों में जरूरी है एग्जामिनेशन के दौरान, और वो क्लू देती है जब वेट कम आ रहा है एज के हिसाब से एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड द कॉज, तो हार्ट को अस्कल्टेट करना जरूरी है। देयर में भी मर्मर्स और इंडिकेटिव ऑफ सीएसडी। देन वाइटल्स में पल्स रेट बहुत ज़रूरी है। पेरिफेरल पल्सेस की जो है फीमोरल और ब्रैकियल साइमल्टेनियस है, या देयर इज फीमोरल डिले, जैसे कोएक्टेशन ऑफ आयोटा में फीमोरल डिले हो सकता है। और SpO2 दोनों ही उसकी पोस्ट डक्टल, जैसे डक्टल पेटेंसी वाले जो लीजन्स होते हैं, डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स अगर हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन है डक्ट डिपेंडेंट, तो वहाँ पे SpO2 अपर लिम्ब की हो सकता है कि नॉर्मल हो, बट लोअर लिम्ब की रिड्यूस्ड हो। तो SpO2 देखना जरूरी है। और ब्लड प्रेशर, सिस्टमिक एग्जामिनेशन विल स्पेशली ऑफ CBS जो की प्रिकॉर्डियल एरिया है उसको देखना है। देन इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन सबसे जरूरी चीज है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन जो सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन अब इवेल्युएट हुआ है, इवोल्यूशन में आया है, वो है इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी आने से जो है सीएसडी के डायग्नोसिस में बहुत बड़ी हेल्प मिली है। अदर जो पहले इन्वेस्टिगेशन कराते थे अभी भी कराते हैं, तो चेस्ट एक्सरे है या ईसीजी है। देन पल्स ऑक्सीमेट्री आने से भी जो है बहुत हेल्प मिला है सीएसडी के अर्ली डायग्नोसिस के लिए। तो दो चीज़ें, इकोकार्डियोग्राफी और पल्स ऑक्सीमेट्री ने पूरा सिनेरियो ही सीएसडी के डायग्नोसिस का बदल दिया है। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन बहुत रेयरली रिक्वायर्ड होती है डायग्नोस्टिक के लिए। थेरेपेटिक की जा सकती है कार्डियक कैथेटराइजेशन, बट डायग्नोसिस के लिए यूजुअली इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ इन्वेसिव, हैव इट्स ओन हैजार्ड्स। तो उसके बजाय जो CT, MRI या पेट स्कैन पे जो है ज़्यादा कॉमनली जाया जा सकता है। अगर हमको जो है पूरे चेस्ट में वेसल के बारे में देखना है, या वॉल थिकनेस वगैरह, तो इकोकार्डियोग्राफी में मिल जाएगी। या शंट की जो प्रेशर वगैरह है कलर डॉपलर में पता चल जाते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो फ्रिक्वेंटली जो है CSD में एडवाइस की जाती हैं कि इनिशियल स्टेज पे चेस्ट एक्सरे और ECG कराते हैं, और अगर डायग्नोसिस हमारा बनता है तो डेफिनेट शंट देखने के लिए, और सारी चैम्बर्स की डायलिटेशन, हाइपरट्रॉफी,
शंट वेलोसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट और ये सारी चीज़ें देखने के लिए इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है। देन ये सारी चीज़ें तो हो गई, बट हाउ टू मेक द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए एक नाडास क्राइटेरिया आता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज के डायग्नोसिस बनाने के लिए कि किन चीज़ों को देख के हम सोचेंगे कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज इज देयर या इन कॉमन हार्ट डिजीज इज देयर। तो उसके लिए एक कॉमन क्राइटेरिया है, इट इज़ नाडास क्राइटेरिया। तो नाडास क्राइटेरिया क्या बोलता है, इसमें दो तरह के क्राइटेरिया होते हैं, एक मेजर क्राइटेरिया जिसमें 4 क्राइटेरिया हम बात करेंगे और माइनर क्राइटेरिया जिसमें 5 है। तो या तो एक मेजर क्राइटेरिया हो, उसके बेसिस पे अगर उनमें से कोई, इन 4 में से कोई एक भी क्राइटेरिया होगा तो देयर विल बी हार्ट डिजीज, या फिर माइनर में कोई 2 हो तो तब हम बोलेंगे कि हार्ट डिजीज है। तो मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहले आती है बात सिस्टोलिक मर्मर की। तो मर्मर जो है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय टर्बुलेंट फ्लो इन द चैम्बर ऑफ हार्ट और इवन जो वेसल्स, लार्ज वेसल्स में जो टर्बुलेंट फ्लो हसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज मर्मर। और मर्मर सिस्टोलिक मर्मर हो, सिस्टोलिक मतलब सिस्टोल के दौरान, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो मर्मर प्रोड्यूस होते हैं, इट मीन्स जो S1 और S2 के बीच के मर्मर्स हैं, दे आर नोन एज सिस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर अगर ग्रेड 3 के हों या ग्रेड 3 से ज़्यादा हों तो इंटेंसिटी में, तो दे ऑलवेज इंडिकेट कि देयर इज ऑर्गेनिक हार्ट डिजीज, कि वहाँ पे ऑर्गेनिक कोई डिफेक्ट है हार्ट में। तो ग्रेडिंग जो है 1 से 6 तक होती है मर्मर्स की। ग्रेड 1 जो बिल्कुल फेंट होते हैं, बहुत मुश्किल से सुनाई देते हैं, समटाइम बोलते हैं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट को सुनाई देते हैं। सेकंड ग्रेड 2 होता है जो सुनाई तो आसानी से देते हैं बट सॉफ्ट होते हैं। ग्रेड 3 वो होते हैं जो लाउड होते हैं बट विदाउट थ्रिल। ऑल दीज ग्रेड्स आर विदाउट थ्रिल। थ्रिल आर पाल्पेबल मर्मर, कि मर्मर जहाँ सुनाई दे रहा है उसी जगह पे अगर आप हाथ रखेंगे तो यू विल हैव फीलिंग ऑफ वाइब्रेशन, तो उसको थ्रिल बोलते हैं। तो ग्रेड 4 में जो है वही ग्रेड 3 वाला ही होता है, लाउड होता है बट विद थ्रिल होता है। तो ग्रेड 3 लाउड होता है बट विदाउट थ्रिल, ग्रेड 4 लाउड विद थ्रिल, ग्रेड 5 लाउड होता है और इवन जो है स्टेथोस्कोप बियरली टचिंग चेस्ट वॉल अगर होता है, या इवन एक साइड से आपने स्टेथोस्कोप उठा दिया, एक साइड से ही टच कर रहे हैं तो भी सुनाई दे रहा है, तो उसको ग्रेड 5 बोलते हैं। और स्टेथोस्कोप आपने चेस्ट वॉल से हटा दिया है, कुछ दूर कर दिया है, तब भी सुनाई दे रहे हैं, देन इट इज ग्रेड 6। तो इस तरह से मर्मर्स की ग्रेडिंग करते हैं। तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर जो है मेजर क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। बाकी सारे अगर मर्मर्स हैं सिस्टोलिक ग्रेड 3 से ग्रेड 6 तक, तो वो सारे जो इंडिकेट करते हैं कि देयर इज ऑर्गेनिक पैथोलॉजी। इसका एक अपवाद भी है कि सिस्टोलिक मर्मर विच इज पैन सिस्टोलिक, पूरे सिस्टोल में हो, तो इट ऑलवेज इंडिकेट सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम इन द हार्ट। देन सेकंड मेजर क्राइटेरिया इज डायस्टोलिक मर्मर। तो सिस्टोलिक मर्मर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए S1 और S2 के बीच में। जब S1 प्रोड्यूस होती है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से, तो मिट्रल और ट्राइकस्पिड क्लोज हो गया, तब जो है वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं, उस टाइम जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं ओपन हुए होते हैं, तो वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंप्लीट होता है जब सेमिल्यूनर वाल्व्स बंद हो जाएंगे, तो जो S2 प्रोड्यूस होगा। तो S1 और S2 के बीच का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, इट इज सिस्टोल, और उस टाइम जो मर्मर आपको सुनाई देंगे चेस्ट वॉल पे, दे ऑल आर सिस्टोलिक मर्मर, और उनकी इंटेंसिटी ग्रेड 3 या ज़्यादा होनी चाहिए, तब हम जो है उसको मेजर क्राइटेरिया में इंक्लूड करेंगे, और तब हम बोल सकते हैं कि इट इज़ 100% हैविंग सम हार्ट डिफेक्ट इफ इस तरह के जो है हमको मर्मर मिलते हैं। डायस्टोलिक मर्मर किसी भी ग्रेड का हो, इट ऑलवेज इंडिकेट कि देयर इज हार्ट डिजीज। तो डायस्टोलिक मर्मर जो है जो नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज से नहीं होते हैं, ऑलवेज ऑर्गेनिक कॉजेज से होते हैं। इसलिए ही जो है सिस्टोलिक मर्मर नॉन ऑर्गेनिक कॉजेज जैसे फीवर की कंडीशन में या एनीमिया की कंडीशन में या हाइपरडायनेमिक स्टेट्स, प्रेगनेंसी वगैरह में जो है सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 1 ग्रेड 2 मिल सकते हैं। तो
इसलिए जो है विदाउट कार्डियक डिजीज भी सिस्टोलिक मर्मर मिल सकते हैं, बट डायस्टोलिक मर्मर ऑलवेज इंडिकेट्स कि देयर इज सम कार्डियक डिसऑर्डर। तो डायस्टोलिक मर्मर किसको बोलेंगे? S2 और अगली आने वाली S1 के बीच में जो मर्मर मिलेंगे वो डायस्टोलिक मर्मर होंगे। तो यूजुअली जो डायस्टोल बड़ा होता है तो बड़े वाले इंटरवल में जो मर्मर आ रहे हैं वो डायस्टोलिक हैं, और अगर उसमें मर्मर हैं तो इट ऑलवेज इंडिकेट कि देयर इज सम कार्डियक प्रॉब्लम। देन थर्ड साइनोसिस। साइनोसिस हमने बात कर ली कि सेंट्रल साइनोसिस है, बट रेस्पिरेटरी कॉज आपने जो है एक्सक्लूड कर लिया है। there is no respiratory cause behind cyanosis, then it always indicates कि cardiac pathogenesis है। then fourth one is congestive cardiac failure। तो features of congestive cardiac failure अगर है, चाहे peripheral edema है, चाहे pulmonary edema के features हैं, टेंडर हेपेटोमेगाली है, तो जो भी CCF के फीचर्स हैं वो अगर प्रेजेंट हैं, CCF है, CCF आप डायग्नोज कर रहे हैं, तो इन्फेंसी को छोड़ के CCF इज ऑलवेज ड्यू टू हार्ट डिफेक्ट्स बच्चों में। तो इन्फेंसी में समटाइम एनीमिया में प्रेसिपिटेट CCF, अदरवाइज सीवियर एनीमिया में प्रेसिपिटेट CCF, अदरवाइज बच्चों में जो है CCF इज ऑलवेज कॉज्ड बाय कार्डियक डिफेक्ट्स। देन ये चार तो मेजर क्राइटेरिया हो गए, उनमें से कोई भी एक फीचर है, साइनोसिस है तो भी CSD होगा, रेस्पिरेटरी कॉज से साइनोसिस नहीं है तो, या सिस्टोलिक मर्मर ग्रेड 3 या 3 से ज़्यादा हो, या डायस्टोलिक मर्मर हो, या फिर आपका CCF के फीचर्स हो, तो कोई भी एक हो तो हम बोल सकते हैं कि CSD है उसमें पेशेंट में। देन माइनर क्राइटेरिया में जो है क्या आएंगे, जिसमें दो क्राइटेरिया आपके पास कोई दो पॉजिटिव हों, तो सबसे पहला तो वही है कि सिस्टोलिक मर्मर लेस देन ग्रेड 3 इन इंटेंसिटी। क्यों इसको माइनर में रखा? क्योंकि ग्रेड 1 ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर में बी ड्यू टू फंक्शनल कॉजेज, जैसे एनीमिया में प्रोड्यूस हो जाते हैं, या फीवर में, फीवर या इस तरह की कोई भी हाइपरडायनेमिक स्टेट है, फीवर में जो है हाइपरडायनेमिक स्टेट होती है, तो उसमें सिस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस हो सकते हैं ग्रेड 2 तक, इसलिए जो उसको माइनर क्राइटेरिया में रखा है। सेकंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट में, इट इज एबनॉर्मल सेकंड हार्ट साउंड। हमने पहले बात करी थी स्प्लिट S2 की, तो S2 की एबनॉर्मलिटी इज ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स इन द हार्ट। बट इसको माइनर क्राइटेरिया में क्यों रखा? क्योंकि इट इज सब्जेक्टिव फीलिंग कि आप जो है गलती कर सकते हैं S2 की एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करने में। इट इज नॉट इजी, इट विल कम विद एक्सपीरियंस, एंड एनीवन कैन डू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ S2, तो इसलिए जो उसको यहाँ पे रखा है। अदरवाइज अगर S2 आपको एबनॉर्मल लगी है और अगर आप सही से देखे हैं तो इट इज मतलब इंडिविजुअली इट इज इंडिकेटिव ऑफ congenital हार्ट डिजीज और एनी हार्ट डिजीज। तो एबनॉर्मल S2 जो है, स्प्लिट S2 पे एक या कार्डियोवास्कुलर की एग्जामिनेशन पे एक पूरा जो है, एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, पर कोशिश करेंगे कि 2-3 वीडियोस जो हैं कार्डियक एग्जामिनेशन के करें, जिसमें स्प्लिट S2 या S2 की एबनॉर्मलिटी की बात जो है बहुत ज़रूरी है। अगर हार्ट के डिफेक्ट्स समझने या मर्मर्स को समझना है तो S2 जो है जानना ज़रूरी है, तो इस पे हम एक और वीडियो करेंगे। देन थर्ड वन इज एबनॉर्मल ECG। तो एबनॉर्मल ECG भी जो है क्यों रखा है माइनर में? क्योंकि ECG एबनॉर्मल है तो इट ऑलवेज इंडिकेट कि देयर इज हार्ट डिफेक्ट, बट ECG जो है बच्चों में लेना डिफिकल्ट होता है, छोटी चेस्ट वॉल होती है, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करना सही से, तो टेक्निकल एरर्स जो हैं उसमें ज़्यादा हो सकते हैं, और इंटरप्रिटेशन भी जो है अलग अलग एज में अलग अलग हो जाता है छोटे बच्चों में, तो इसलिए जो ECG को माइनर क्राइटेरिया में रखा है। उसी तरह से एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे है, तो एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे की कार्डियोमेगाली है चेस्ट हार्ट में, तो इट ऑलवेज इंडिकेट कि हार्ट डिफेक्ट है। बट कार्डियोमेगाली असेस करना जो है छोटे बच्चों में मुश्किल हो सकता है जब तक थाइमस रहती है, क्योंकि थाइमस कैन मेक कन्फ्यूजन विद कार्डियोमेगाली। तो थाइमस होने के कारण, और चेस्ट एक्सरे इंस्पिरेटरी या एक्सपायरेटरी है, उसमें भी जो हार्ट साइज बहुत वेरी करता है, इसीलिए बच्चों में जो S2 स्प्लिट होता है फिजियोलॉजिकल,
वो भी जो है बहुत इजीली परसीव होता है, क्योंकि जो कार्डियक साइज है, एस्टो स्प्लिट क्यों होता है? एस्टो स्प्लिट जो है फिजियोलॉजिकल एस्टो स्प्लिट होता है कि आपका आयोटिक वाल्व जो है पहले बंद हो गया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम आता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर इन थोरैक्स, तो इसलिए जो है राइट वेंट्रिकल टेक मोर टाइम टू एम्प्टी, तो इसलिए जो है लेफ्ट वेंट्रिकल जल्दी एम्प्टी हो जाता है, तो आयोटिक वाल्व जल्दी क्लोज हो जाता है, और पल्मोनरी वाल्व लेट क्लोज होता है, इसलिए जो है A2 और P2 में गैप आ जाता है। दैट इज स्प्लिट S2, फिजियोलॉजिकल स्प्लिट S2 ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो उसकी एबनॉर्मेलिटी होती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि थोरेसिक जो प्रेशर चेंजेस हैं वो हार्ट के साइज पे बहुत बड़ा अंतर लाते हैं छोटे बच्चों में। इसलिए जो है चेस्ट एक्सरे में इंस्पिरेटरी फिल्म है तो हार्ट जो है आपको बड़ा दिखेगा, क्योंकि जो एक्सरे में हमको दिखता है हार्ट, उसमें बहुत ज़्यादा पार्ट जो है राइट वेंट्रिकल का होगा, तो इसलिए जो है एक्सरे को भी माइनर में रखा गया है। देन एबनॉर्मल बीपी भी जो है इसलिए माइनर में रखा है, बीपी की एबनॉर्मेलिटी भी हार्ट के डिफेक्ट को बताती है। तो एक तो बीपी लेना जो है बच्चों में मुश्किल होता है, अलग अलग कफ साइज से जो है चाहिए होते हैं अप्रोप्रिएट कफ साइज, हर एक एज के हिसाब से अगर नहीं है तो बीपी जो है आप फॉल्टी जो वैल्यूज बीपी की आ सकती हैं आपकी मेजरमेंट से। तो आइदर वन मेजर और टू माइनर क्राइटेरिया अगर हैं पॉजिटिव, तो उसमें वो बताते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज बच्चे में है। देन लास्ट स्लाइड है कि पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, कि कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो नाडास क्राइटेरिया या डायग्नोसिस के लिए ही है कि अगर पेनसिस्टोलिक मरमर है, और चाहे ग्रेड 1 का है ग्रेड 2 का है, यूजुअली पेनसिस्टोलिक मरमर हाई इंटेंसिटी के होते हैं हमेशा ही, और जो है थ्रिल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो ग्रेड 4 ग्रेड 3 से ऊपर ही होते हैं। बट अगर सॉफ्ट भी है पेनसिस्टोलिक मरमर, तो इट ऑलवेज इंडिकेट कार्डियक पैथोलॉजी। पेनसिस्टोलिक है तो चाहे वो किसी भी ग्रेड का है, इट ऑलवेज इंडिकेट कि उसमें जो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज है या हार्ट डिजीज है, क्योंकि जैसे मिट्रल रिगर्जिटेशन वगैरह में पेनसिस्टोलिक मरमर होता है, तो mitral regurgitation can be congenital or it can be acquired one. तो ग्रेड 3rd murmur may be organic in severe anemia or fever in small child। तो ग्रेड 3 हमने बात करी कि वो मेजर क्राइटेरिया में है सिस्टोलिक ग्रेड 3 मर्मर। वो तो हमने बात करी है कि फंक्शनल मर्मर जो होते हैं इट ऑलवेज अकर इन सिस्टोल नॉट इन डायस्टोल। तो ग्रेड 3 जो है मरमर समटाइम में भी एसोसिएटेड विद सीवियर एनीमिया, वहाँ कार्डियक डिफेक्ट नहीं होगा। अगर सीवियर एनीमिया है उसमें हमको ग्रेड 3 मरमर मिल रहा है, तो उसमें जो है एनीमिया की करेक्शन या री एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड। देन सेंट्रल साइनोसिस कैन बी ऑफ पल्मोनरी ओरिजिन, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि साइनोसिस है तो हमेशा ही ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज नहीं है, इट कैन बी ड्यू टू लंग पैथोलॉजी। लास्ट वन इज की CCF जो है in neonate and infant it can be caused due to anemia और hypocalcemia और hypoglycemia। तो ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे में CCF है नियोनेट में it is due to cardiac cause, it can be due to hypoglycemia और hypocalcemia even। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही नाडास क्राइटेरिया को यूज करते हैं टू डायग्नोज द congenital heart disease। This was all about डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल फीचर ऑफ द congenital heart disease। तो इस लेक्चर में हमने बात करी कि बेसिक क्लिनिकल फीचर जो होते हैं साइनोटिक में, साइनोसिस, क्लबिंग जो साइन है, और साइनोटिक में यूजुअली जो है फेलियर टू थ्राइव या रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टैकीपनिया, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, इस तरह के क्लिनिकल फीचर हो सकते हैं। डायग्नोसिस बेसिकली हिस्ट्री पे और उसकी एग्जामिनेशंस पे जो डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन में जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन में कुछ एक प्रोमिनेंट साइंस हो सकते हैं, जैसे साइनोसिस है या क्लबिंग है। एंथ्रोपोमेट्री में पुअर वेट गेन हो रहा है, वेट गेन वेलोसिटी पुअर है उसकी। देन पेरिफेरल साइंस में जो है वाइटल्स में जो पेरिफेरल पल्सेस में कुछ एक प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, डिले मिल सकता है। तो और प्रिकॉर्डियम में तो है ही साइन जो है ऑस्कल्टेशन में या पाल्पेशन में थ्रिल मिल रही है आपको,
तो थ्रिल और मर्मर्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं इसमें असेस करना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस में नाडास क्राइटेरिया हमेशा याद रखना है, क्योंकि पेपर में अक्सर जो है नाडास क्राइटेरिया पूछा जाता है। नाडास क्राइटेरिया के माइनर और मेजर क्राइटेरिया क्या हैं। कुछ ही क्राइटेरिया जो है बच्चों में आएंगे, जैसे आगे जॉन्स क्राइटेरिया जो है रोमैटिक फीवर में हम बात करेंगे। तो क्राइटेरिया हमेशा याद रखने हैं कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और किस तरह से उन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो अब आगे हम जो है हमने बेसिक चीज़ें कर लिए। मैनेजमेंट हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें, क्योंकि जनरल मैनेजमेंट कुछ नहीं है। वो जो है यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जो नेचुरल हिस्ट्री है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है हर एक congenital heart disease में मैनेजमेंट। सम ऑफ द congenital heart diseases have natural history where the defects get smaller and क्लोज एज के साथ हो जाते हैं। कुछ में ऐसा है कि वो क्लोज नहीं होंगे, तो वहाँ पे सर्जरी जो है अर्ली पीरियड में करनी पड़ती है, कईयों में लेट में सर्जरी करनी पड़ती है, कईयों में क्यूरेटिव सर्जरी है ही नहीं, पैलिएटिव करते हैं। तो मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जो है नहीं है, सर्जिकल पार्ट ही है, तो उसमें ज़्यादा हम नहीं गए हैं। इसके बाद हम जो है कुछ एक congenital heart disease लेंगे, जैसे VSD, ASD, PTA और टॉफ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो VSD ले लेंगे। थैंक्स। और आप जो है फीडबैक भेजते नहीं है, फीडबैक भेजा करो, है ना। ओके, थैंक यू।